बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जनरल कमर जावेद बाजवा पर शदीद इल्जामात लगाए। वज़ीराबाद हमला यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा वाक़या है। आज खान साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है और आने वाले दिनों के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और अरशद शरीफ शहीद केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी धमाकेदार समाअत हुई है। अरशद शरीफ शहीद की एहलिया ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने एक नया उन्होंने बिल्कुल जो है वो गेम को तब्दील करके रख दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर इस केस की भी बड़ी अहमियत है, जो कि इमरान खान और अरशद शरीफ शहीद पर हमला करने वालों का जो इल्जाम है, यानी जिन पर इल्जाम है, वो तकरीबन एक ही तरह के लोगों की तरफ खुरा जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वसीम मलिक साहब। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, एक तो आप बताइएगा कि कल इमरान खान साहब ने जो बोल न्यूज की टीम के साथ उनकी एक नशिस्त थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने उन पर कत्ल करवा कर वो शायद इमरजेंसी लगाना चाहते थे, उनके पास कुछ इस तरह की इतलात हैं। तो आज ये तवक्को थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन फिर मैं नाजरीन को वीडियो में भी बता चुका हूं कि कल रात को कुछ राबते हुए और फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा सा यू टर्न लिया, एक ट्वीट की कि नहीं, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात की गई है। तो फिर मैंने बता दिया था कि शायद उस तरह बात ना हो, लेकिन तकरीबन इशारा जो है वो सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, थोड़ा सा इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर जरा बताइए आप। सबसे पहले तो गोविंद साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन को। आप जिस तरह एक अपनी हर वीडियो में आगाह रखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप हमेशा व्लॉग करते हैं और हम भी देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आपने कल ही बता दिया था जैसा आप खुद बता रहे हैं, और आपकी वो खबर दुरुस्त भी साबित हुई है। और यकीनन इस हवाले से कुछ रात गए बड़े राब्ते हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए अपनी पीआर कैंपेन की, बड़ी कोशिश की, और उस सब के बावजूद भी बात नहीं बन पाई। और अल्टीमेटली अब वज़ीराबाद के उस हमले के बाद जो पंजाब असम्बली ने, पंजाब की हुकूमत ने एक जीआईटी बनाई थी, आपने उस जीआईटी के पर तो काट दिए। वफाकी एजेंसीज ने किसी तरह का कोई राब्ता नहीं किया, किसी तरह की कोई मुआवनत नहीं की। आपने फिर देखा कि अब सवाल तो उठना चाहिए ना कि एक डीपीओ कितना ताकतवर शख्स है वहाँ का, कि सबसे पहले तो उसी की नेग्लिजेंस से ये सब राब्ता वाक़या हुआ कि वहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं है, और आपके उस टेरिटरी में वो वाक़या हो गया, एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इस तरह दिन दहाड़े हमला हो गया। और उसके बाद आप बजाय इसके कि उन्हें सिक्योरिटी देते, या अभी तक वो अस्पताल नहीं पहुंचे थे, आपने वारदात क्या डाली। अब वो सीसीटीवी के फुटेज के सामने खुलकर सामने आ गई है। और दूसरी और अहम बात कि वो अपना मोबाइल फोन भी फोरेंसिक के लिए नहीं दे रहे। सीटीडी के जो लोग हैं वो भी क्या आइन से बड़े ताकतवर लोग हैं। तो अब मैं समझता हूं कि बड़ा ज़बरदस्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने अदालती रिकॉर्ड पर तो ला दी नहीं सारी चीज़ें। अब अदालत जाने, अदालत के जरिए समन करेंगे उन लोगों को। क्योंकि अब देखें, आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी गुंदल साहब के, फरमाया जाता है कि वो जो डीपीओ साहब हैं और आरपीओ साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें आईजी पंजाब कहेंगे तो हम करेंगे। और आईजी पंजाब जो है वो भी चूंकि छुट्टी पे चले गए और उन्होंने भी इनकार कर दिया एग्जैक्टली ये जीआईटी के मुताबिक जो जिस तरह बयान किया गया है। अब ये बताइएगा कि सारा जो मामला है, जिस तरह आरपीओ साहब जो है वहां बैठे हुए हैं, डीपीओ गुजरात को तो सारे बात कर रहे हैं, चले उनका मोबाइल इस्तेमाल हुआ, लेकिन आरपीओ खुद वहां पर बैठकर वो सारा कुछ करवा रहा था, उसको ज्यादा बात नहीं हो रही। फिर अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सर, बड़ा जबरदस्त नुक्ता आपने उठाया, बात की जानी चाहिए ना। देखें, आरपीओ के अंडर ही डीपीओ आ रहा है और वो दोनों ही बैठ के अगले चंद लम्हों में अभी खान साहब अस्पताल तक नहीं पहुंचे और आपने ये वारदात डाल दी। और उसके बाद अब देखें ना, वो मोबाइल फोन कैसे दें, उन्होंने कहीं से वीडियो का अप्रूवल लिया होगा, जिन्होंने बनवाई होगी वहां भेजी होगी। उसके बाद अपना, जैसे वो आपका बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, तबका मलामतिया तक पहुंची और फिर वो वायरल की गई। और उससे पहले भी आप देखेंगे इमरान खान साहब कैसे, अब देखें ना कि सबसे बड़ा हमारे बदकिस्मती की बात है कि अब हम कहते हैं कि खान साहब ने खुद गोलियां मरवाई, खान साहब ने खुद अपने ऊपर हमला कराया सियासत बचाने के लिए, विक्टिम ब्लेमिंग। और दूसरी बात, आपका दूसरा मौजू है, उसके ऊपर छोटी सी बात करूंगा, फिर डिटेल में भी उस पर बात करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं एक बात आपको करूं,
वैसे तो बड़ी विक्टिम ब्लेमिंग पे ना हमारा तमाम तबका मलामतिया बहुत बात करता है, फिर राना सनाउल्लाह एक वजीर दाखिला पंजाब जो आज गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, कोई जख्म ही नहीं है, तो आप नहीं समझते कि ये खुद जो है असल में चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान लड़ें और ये उसके बेनिफिशरी हों? चलें, ये तो वो पहले दिन से चाहते हैं, और उसी लड़ाई के बावजूद जब खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ किया और जो कि उन्हें करना चाहिए था, वो अवाम के मैंडेट से हुकूमत में आए थे और वही जवाब दे थे, तो उसके बाद जब वो लड़ाई हुई तो उसी लड़ाई का फायदा उठा के ये आए, वो तो जरूर करें। मगर गोंदल साहब, मुझे जो सबसे बड़ी हैरानगी और बाजू का यकीन करें तकलीफ होती है, पाकिस्तान में इसमें कोई डाउट नहीं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उन्हें किस तरह अदालती फैसले के जरिए तख्तादार पर चढ़ाया गया, और उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो लियाकत बाग यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो खुद को उन दोनों शोधा का वारिस कहता है, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तक मजाक बना रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक बात है। तो इससे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती की बात क्या होगी? सिविल सुप्रीमेसी के अलंबरदार हैं। Exactly. इस वक्त इमरान खान जो है उनके पर कातलाना हमले से पहले एक माहौल साजी मजहबी जनूनियत की, फिर उसमें गरीदा, वकार सत्ती और कुछ सहाफियों का बाकायदा एक तरीक़ाकार के तहत दाखिल होना, मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उस वकूए का होना, वकूए के बाद उसका कवर अप, फिर वीडियोज और फिर इदारों जो हमारे अफसरान हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी पर आखिर किसका कंट्रोल है, ये सारी चीजें जो है इस मामले के अंदर कवर है। अब हम दूसरे बड़ा आम मामला है, आज पूरा जो केस है उसके अंदर रुख तब्दील हो गया है। जो एहलिया है अरशद शरीफ की, वो जो है उन्होंने पूरा केस का रुख मोड़ के रख दिया है, और दो बड़ी जो एजेंसीज हैं यानी उन पर सवालात खड़े कर दिए हैं। वो थोड़ा नाजरीन को, आज सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी समाअत हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, ये तो बड़ी अनहोनी नहीं होगी? अच्छा, आप देखें, आज चौथी समाअत थी ये, जिस आज खुद नोटिस की, और तीसरी समाअत के ऊपर मुअज़्ज़िज़ जो बेंच था 5 रुकनी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत में, उन्होंने उस SGI को, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ये हिदायत दी थी कि आपको 2 हफ्तों का वक्त देते हैं, 15 रोज के बाद आए इन चैम्बर, हमें रिपोर्ट जमा कराएं, उसके बाद हम समाअत रख लेते हैं। और उसके बाद वफाकी हुकूमत को, वफाक के नुमाइंदे को, एडिशनल अटार्नी जनरल को 5 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म दे रहा है कि आपने इस GIT को तहकीकात में मुशावरत, इनकी पूरी मुआवनत करनी है। मगर हमने देखा 15 दिन 20 दिन हुकूमत की प्रायोरिटी ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली जब प्रायोरिटी नहीं आती फिर सवाल उठते हैं, तो फिर इनके ऊपर शक भी जाता है। तो क्या किया, जैसे ही परसों के रोज ये मामला आज 1 बजे लगाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, तो फिर कल फंड भी जारी हो गए, और कल ही एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लिए एक खत लिखा गया है कैनियन हुकाम को वजारत खारजा की तरफ से। यानी कल खत लिखा गया है, 14 दिन जो है वो गुजर गए हैं, 20 दिन जाया किए, 20 दिन जाया करने के बाद इसका मतलब है कि ये वफाकी हुकूमत अरशद शरीफ शहीद जो कत्ल केस है उसके अंदर तावन नहीं कर रही। इससे पहले जो दूसरी समाअत पे उस FFT की फैक्ट फाइंडिंग टीम की 492 सफ़ात की रिपोर्ट थी, वो एडिशनल अटार्नी जनरल ने तो ये तक कह दिया था जनाब कि जब तक राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर दाखिला हैं, वो अगर रिपोर्ट नहीं देखेंगे हम आपको दे ही नहीं सकते। उसके ऊपर ये रिमार्क्स आए थे कि क्या फिर अगर वो रिपोर्ट में उस तरह ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या राना सनाउल्लाह साहब तब्दील करेंगे? तो फिर वो दौड़े लगी, और अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं हाथ तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो फिर जाके इन्होंने उसी रात वो रिपोर्ट, जैसे उसी रात रिपोर्ट जमा कराई, वैसे कल ये खत लिखा। ऐसे ही बाकर नजफी रिपोर्ट जो है ना सानिया मॉडल टाउन में, वो भी नहीं दे रहे थे। तो आज जो अरशद शरीफ शहीद की एहलिया हैं, उन्होंने जो बंदे आज इन्वेस्टिगेशन यानी FIR की दफात के हवाले से भी बात की कि इजाफा किया जाए, फिर जो है वो एजेंसीज पर जो सवालात खड़े किए हैं वो क्या है? बिल्कुल, आज अरशद शरीफ साहब के जो बड़े साहबजादे हैं और उनकी जो अहलियां हैं वो भी आए हुए थे इस केस के सिलसिले में, और कमरा अदालत में मौजूद थे। तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि हमें बात करनी है, रोस्टम पर आना है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस इजाजुल हसन से कंसल्ट किया, लेकिन अदालत को वही खौफ था और डर था। मुझे आज भी याद है गोंदल साहब, एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, फिर इस तरफ आता हूँ कि एक दो शहीदों की वारिस व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचती है। वो अपने उस व्हील चेयर के जरिए वो कपकपाते हाथों टांगों से उठती है, खड़ी होती है, रोस्टम पर पहुंचती है, एक लिफाफा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को देती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो एनवेलप खोलते हैं, पढ़ते हैं,
تو ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے نا وہ بڑے دلچسپ تھے اس وقت دیکھنے والے. وہ چونک جاتے ہیں, ساتھ ہی ججز کو دکھاتے ہیں, فوراً انویلپ بند کرتے ہیں, واپس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو تھماتے ہیں اور آگے ریمارکس دیتے ہیں کہ شہید کی والدہ نے بہت بڑے نام لے دیے ہیں, آپ ان کو شامل نہ کریں لیکن تفتیش ضرور کریں اور چلو ان کا بیان بھی ریکارڈ کر لیں. تو وہاں پر مجھے نظام انصاف پر یقین کریں انسانیت کے اوپر چیلنج ہوئی. تو بالکل, تو آج جب وہ آئیں انہوں نے بات کی ارشد شریف کی اہلیہ نے, تو انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو مجھے اس جے آئی ٹی کے اوپر یہ اعتراض ہے. انہوں نے یہاں پر ایگزیکٹ ورڈ جو میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے, انہوں نے فرمایا کہ اس جے آئی ٹی میں 2 لوگ وہ ہیں جو ان کے ماتحت ہیں جن کو ہم نے ملزمان نامزد کیا ہوا ہے. یعنی جو چونکہ الزام موسٹلی چونکہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے, تو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ 2 ایجنسیز کے جو اسپیشل جے آئی ٹی جو کمیٹی ہے, ظاہر ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی, تو اس کے اندر چونکہ آئی ایس آئی کا ظاہر ہے ایک نمائندہ ہے, ایک ایم آئی کا نمائندہ ہوگا, تو ان 2 نمائندوں پر آج انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں گیم کو پلٹ کے رکھ دیا. ایگزیکٹلی, انہوں نے اعتراض اٹھایا اور ساتھ انہوں نے 3 نام دیے جو وہ چاہ رہی تھی کہ انہیں جے آئی ٹی میں شامل کیا جائے, جس پر ارشد شریف شہید کے پورے اہل خانہ کے وارثین کا اعتماد ہے. سب سے پہلے انہوں نے جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم کا نام دیا. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب 2013 میں جب راحیل شریف آ رہے تھے تو اس وقت جو جن ناموں پر غور کیا جا رہا تھا تو ان میں جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم بالکل وہ شامل تھے, اور دوسرا جو نام دیا انہوں نے جنرل ریٹائرڈ طارق خان کا دیا. اور آپ کو اس حوالے سے بھی یاد ہوگا کہ جس دن یہ مراسلہ آیا اور عدم اعتماد سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا تحقیقات کے لیے, تو جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو اس کی سربراہی دی گئی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شہید ارشد شریف نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی, اور پھر اسی دن ہی وہ اسٹیپ بیک کر گئے تھے اور اس کی خبر بھی ارشد شریف شہید نے دی تھی. جو تیسرا نام انہوں نے بتایا وہ اے ڈی خواجہ صاحب ہیں, سندھ کے آئی جی رہے ہیں, 22ویں گریڈ کے افسر ہیں. تو اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سب سے پہلے تو ہم ریٹائرڈ لوگوں کو اس ایس جی آئی ٹی میں شامل نہیں کرتے, اور جو آپ نے تیسرا نام اے ڈی خواجہ کا لیا ان کا گریڈ 22واں ہے, اور آپ اعتماد کریں اس جے آئی ٹی کے اوپر, عدالت اس جے آئی ٹی کے اوپر مکمل نظر رکھے ہوئی ہے. اور انہوں نے سب سے اہم بات جو کی وہ یہ تھی جناب کہ جو پیش رفت رپورٹ کل کے روز ان چیمبر جمع کرائی گئی ہے وہ بڑی کلاسیفائڈ اور کانفیڈینشیل رپورٹ تھی, وہ پبلک نہیں کی گئی. اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے صرف اتنا کہا کہ اس میں بڑی گہری باتیں ہیں, لہٰذا آپ اعتماد رکھیں, اور جو جونیئر افسران ہیں بعض اوقات وہ بھی بڑا کام کر جاتے ہیں. تو غالباً وہ اشارہ ہے اس میں خطرناک باتیں تو ہیں ایگزیکٹلی. لیکن دوسری طرف یہ کتنی حیرت کی بات ہے ناظرین کہ عمران خان ایک ملک کا سابق وزیر اعظم, اس کا پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, ایک بندے کا مرڈر بھی ہوتا ہے, معظم گوندل کا زخمی بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. حالانکہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ مستغیث کا کمپلیننٹ کا بنیادی رائٹ ہے. لیکن اسی طرح ارشد شریف شہید, پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے. ارشد شریف شہید کا معاملہ بھی سپریم کورٹ گیا ہے, تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حکم دیتی ہے ایف آئی آر کاٹو, لیکن اس کے اندر بھی وہ واضح نہیں کرتی کہ ایف آئی آر ان لوگوں کے جو کہنے کے مطابق کاٹو. وہ گول مول سا فیصلہ ہوتا ہے. ریاست جس پر لوگوں کا یعنی ریاستی اداروں پر الزام ہے دونوں طرف سے, ارشد شریف شہید کے اہل خانہ ہوں یا عمران خان ہوں, تو ان کے مطابق چونکہ ایف آئی آر ہی نہیں ہے تو یہ وہ معاملہ ہے. پھر جے آئی ٹی بھی بنتی ہے تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی فریق اعتراض اٹھاتا ہے, لیکن کھرا ایک طرف ہی جا رہا ہے. اب معاملات اچھا صرف ایک منٹ لوں گا آپ کی آڈینس کا اور آپ کا بھی. جو تیسرا سب سے اہم نقطہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بتانا چاہیے, وہ یہ تھا کہ جس پر ہم یا کوئی بھی ایک ذی شعور انسان ہے نا, اس سے پوچھو کہ ارشد شریف شہید کا معاملہ کیا تھا یا اس سے قاتل کون ہے, تو آپ ان کے اوپر جو 16 ایف آئی آر پاکستان میں کی گئی تھی ٹریزن کی, ان کا کھرا نکال دیں, انہیں انرتھ کر لیں تو ان کے قاتل سامنے آ جائیں گے. تو آج یہ بات بھی کمرہ عدالت میں کی گئی. جسٹس اعجاز الحسن نے بڑا صاف ڈائریکشن دی ایس جے آئی ٹی کو کہ پتہ لگایا جائے وہ کون سے محرکات تھے جس کی بنیاد پر شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور پھر دبئی بھی چھوڑنا پڑا. تو سب سے اہم سوال تھا, اور اسی پہ ایک آخری کامنٹ کرتا چلوں کہ جو ایف ایف ٹی کی رپورٹ آئی تھی 492 صفحات کی, اس میں حکومتی ادارے, میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومتی ادارے آئی بی اور ایف آئی اے کے افسران کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ انرتھ کی تھی ایف آئی آر, جس میں کراچی کی ایف آئی آر تھی, تھانہ غالباً میمن گوٹ تھا, اس کے جب ایس ایچ او سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا, لکھا ہوا ہے وہاں, میں خود سے کوٹ نہیں کر رہا, کہ آئی ایس آئی کے افسران آئے,
اور آئی جی سندھ کے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہا گیا کہ ایف آئی آر کاٹو. میں نے پوچھا کہ اس کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی اجازت بعد میں لے لیں گے, تم ایف آئی آر کاٹ دو. یہ صرف ایک معاملہ انرتھ ہوا تھا, 16 کے 16 معاملات انرتھ کر لیں جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. تو ارشد شریف شہید کے قاتل سامنے ہیں. اب یہ بڑا جو ہے ظاہر ہے پاکستان کے ایک بڑے ادارے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ اگر سوالات کھڑے ہوں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اگر انصاف لوگوں کا نہیں ملے گا تو پھر بڑے سوالات ہیں. اور آج عمران خان نے بھی یہ بڑی خطرناک بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ مجھے کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان باقی معزز ججز, ان پر اب ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے, اور پاکستان کی 23 کروڑ عوام اب ان پر نظر رکھے ہوئی ہے, اور اگلی جے آئی ٹیز پر انہوں نے نظر رکھنی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.